इसकी तकनीक क्या होती है, इसकी तकनीक को भी समझने की जरूरत है। फ्लैक्स फ्यूल यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल, इस तकनीक का मतलब एक ऐसी इंजन प्रणाली से है जो एक से अधिक प्रकार के ईंधन या फिर उनके मिश्रण पर आसानी से चल सके। इन वाहनों में एक विशेष फ्यूल कंपोजिशन सेंसर लगा होता है जो ईंधन में इथेनॉल की मात्रा को खुद पहचान लेता है और पहचान कर इंजन की टाइमिंग को स्वतः एडजस्ट कर लेता है। E85 का इस्तेमाल केवल उन्हीं वाहनों में किया जाता है जो फ्लैक्स फ्यूल कंपोनेंट यानी कि FFB इंजन के लिए निर्मित किए गए हों। अब यूं समझिए कि इंजन में सेंसर लगे होते हैं जो ईंधन की संरचना को, उसकी बनावट को पहचान लेते हैं और फिर उसके हिसाब से अपने आप सेटिंग कर देते हैं। आपने बहुत सारा वाहन देखे होंगे कि पेट्रोल पे चलते चलते वो बैटरी पर चले जाते हैं और उसके बाद पेट्रोल से वो बैटरी पर चले जाते हैं, बैटरी से पेट्रोल पर आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। ठीक इसी तरह जो नए वाहन आएंगे वो वाहन इथेनॉल की संरचना को पहचान लेंगे और वो शिफ्ट हो जाएंगे। अब किन वाहनों में इसका इस्तेमाल होगा E85 में, मैं आपको बता दूं, साफ कर दूं कि सिर्फ फ्लैक्स फ्यूल जो व्हीकल हैं FFV में इस्तेमाल किए जाएंगे। सामान्य पेट्रोल कार या फिर बाइक में इनको सुरक्षित नहीं माना जाता है। धोखे से सस्ते के चक्कर में डला भी मत दीजिएगा, वरना कहाँ क्या ब्लास्ट हो जाएगा, कौन सी जगह कब क्या इंजन खराब हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। मारुति ने भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार का प्रदर्शन किया है जो E85 और E100 के मिश्रण पर चल सकती है। बाइक भी है, कार भी है कि भाई आप इसमें E85 भी ईंधन डला सकते हैं और आप 100% इथेनॉल भी डला सकते हैं इसमें। भारत इथेनॉल को बढ़ावा क्यों दे रहा है? क्योंकि भारत अपनी ज़रूरतों का 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है ताकि विदेशी तेल पर निर्भरता जो है वो भारत की कम हो जाए, देश का जो आयात तेल खर्च है वो कम हो जाए, किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाए, वाहनों से होने वाले कार्बन का उत्सर्जन वो कम हो जाए, प्रदूषण 30 से 40% कम हो जाए। ये तमाम सारी चीज़ें हैं और इसे विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कितना सफल होगा, नहीं होगा, लोग इस दिशा में जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सीधा जवाब अगर दें तो नहीं। अधिकांश पुरानी पेट्रोल कारें E85 के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं, उन्हें बड़े तकनीकी बदलावों की जरूरत है। बिना E85 पर चलाना जोखिम भरा हो सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा पुरानी पारंपरिक पेट्रोल कारों को पूरी तरह से फ्लैक्स फ्यूल वाहनों में बदलना आसान नहीं है। इनके लिए कार के पूरे फ्यूल सिस्टम को, पाइपलाइन को, फ्यूल पंप को, इंजन हेड को बदलना होगा जो बहुत महंगा हो सकता है। करीब 50,000 रुपए तक का खर्च इसमें आ सकता है। अब कोई क्यों करेगा? और उसके बाद भी अगर शिकायत हो तो ऐसा क्यों कोई करेगा? क्या मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारों में, जो मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं, कारें हैं, उसमें इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है? वर्तमान स्थिति क्या है? अभी भूल कर भी आप ऐसी गलती ना कर दें। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, मर्सिडीज हैं, BMW हैं, ऑडी हैं, जगुआर हैं, ये तमाम जो लग्जरी कारें हैं ये विशुद्ध पेट्रोल की कारें हैं। आप इसमें E85 ईंधन बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। भारत में वर्तमान में जो बिकने वाली लगभग सभी लग्जरी कारें हैं वो E20 कंपाउंड इंजन के साथ आती हैं। अगर इसमें 85 एथेनॉल वाला इंजन डाला तो इंजन के पार्ट्स, फ्यूल लाइन और नोजल गल जाएंगे, जिससे लाखों रुपए का इंजन पूरी तरह सीज हो सकता है। मर्सिडीज लग्जरी ब्रांड्स की जो कारें हैं वो इथेनॉल की संभावना वैश्विक स्तर पर, मर्सिडीज और अन्य यूरोपीय कंपनियों के पास फ्लैक्स फ्यूल इंजन तकनीक पहले से मौजूद है। ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में मर्सिडीज की ऐसी कारें बिकती हैं जो 85% से लेकर 100% इथेनॉल पर आसानी से चलती हैं। भारत में अब E85 फ्यूल स्टेशन का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। कब किया जाएगा अभी कहना मुश्किल है। दिल्ली NCR में एक कर दिया है। कंपनियां भारत में भी अपने फ्लैक्स फ्यूल मॉडल उतार सकती हैं। अब इसमें जो प्राइवेट पेट्रोल पंप की जो कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां हैं, जिनके पंप पहले से ही लगे हुए हैं, प्राइवेट कंपनियां, क्या वो इस दिशा में काम करेंगी? अभी तक उनकी तरफ से कोई भी ऐसा संकेत नहीं आया है। लेकिन दर्शक और नीतियों का जो केवल आकर्षक होना काफ़ी नहीं होता है।
अगर आप ज़मीनी तौर पर, व्यवहारिक तौर पर देखें तो वो बहुत समझना ज़रूरी तो है। आपको याद होगा जट्रोफा मिशन और गैस पूलिंग जैसी योजनाएं लॉन्च की गई थी। कई देश के राजनेताओं ने जट्रोफा से संबंधित गाड़ियां भी चलाई थी, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गई। विफलता वहां पर देखी गई और उन विफलताओं ने भारत को सिखाया कि ऊर्जा क्षेत्र में बिना ठोस वैज्ञानिक शोध के, वित्तीय गणना के कोई भी कदम उठाना भारी पड़ सकता है। आज जब भारत E85 एथेनॉल क्रांति और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहा है, तो इन पुरानी गलतियों से सीख लेना बेहद जरूरी है। भारत के ऊर्जा क्षेत्र का इतिहास जितना सफलताओं से भरा है, उतना ही यहाँ कई ऐसी महत्वाकांक्षी नीतियां और योजनाएं भी रही हैं जो सही क्रियान्वयन, तकनीकी कमियों और वैश्विक परिस्थितियों के कारण पूरी तरह से फेल साबित हुई हैं, समय पर लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी हैं। भारत में तेल, गैस और जैव ईंधन से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख असफल योजनाओं पर एक विस्तृत ब्यौरा है। 4 उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहला, जट्रोफा बायोडीजल मिशन योजना क्या थी? साल 2003 में भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल लॉन्च किया। इसके तहत बंजर जमीनों पर जट्रोफा यानी कि रतनजोत के पौधे बड़े पैमाने पर उगाने की योजना हुई। दावा क्या था? दावा था कि जट्रोफा के बीजों से जो तेल निकलेगा उसे डीजल में मिलाकर भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता को खत्म कर दिया जाएगा। यहां तक कि भारतीय रेलवे ने भी जट्रोफा से ट्रेन चलाने का भी ट्रायल किया था, फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? यह योजना भारत की सबसे बड़ी ग्रीन फेलियर साबित हुई। वैज्ञानिक और कंपनियों ने बिना रिसर्च के दावा कर दिया था यह बंजर जमीन उग जाएगा, लेकिन असलियत में जट्रोफा को बढ़ने और बीज देने के लिए पानी और उपजाऊ जमीन की जरूरत थी। बंजर जमीन पर पौधों से बीजों का उत्पादन की जो उम्मीद थी वो 90% कम हुई। किसानों की लागत भी नहीं निकली और देश के करोड़ रुपए डूब गए। आखिरकार इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यहां तक कि एक मुख्यमंत्री तो जट्रोफा से कार चलाने का दावा करते थे, आज वो कार खड़ी हुई है, उसे कोई नहीं चला रहा है। कोल टू लिक्विड प्रोजेक्ट CTL योजना क्या थी? भारत के पास कोयले का विशाल भंडार है, लेकिन कच्चे तेल की कमी है और इसी को देखते हुए सरकार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना बनाई, जिसके तहत कोयले को रिफाइन करके लिक्विड पेट्रोल और डीजल में बदला जाना था। इसके लिए बड़ी कंपनियों को कोल ब्लॉक भी आवंटित कर दिए गए। योजना फेल हो गई। क्यों फेल हुई? तकनीकी जटिलता और भारी भरकम लागत के कारण यह योजना कभी जमीन पर नहीं उतर पाई। कोयले से तेल बनाने की प्रक्रिया में पानी का अत्यधिक इस्तेमाल होता है और कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और कई पर्यावरण नियमों के कारण कंपनियों ने हाथ पीछे खींच लिए। अरबों रुपए की योजना फाइलों में दफन हो गई। रणनीतिक तेल भंडार के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर ये संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन भारत में पेट्रोलियम उत्पाद, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और LPG गैस का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। सरकार में जहां केरोसिन का आयात 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ, वहीं देश के भीतर ही ब्लैक गोल्ड यानी कि कच्चे तेल की खोज ने पूरी कहानी को बदल दिया। भारत में सबसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला पेट्रोलियम उत्पाद केरोसिन ही है। एडमिट ड्रेक द्वारा 1859 में 1859 में अमेरिका में दुनिया का पहला तेल कुआं खोदने के बाद न्यूयॉर्क की कंपनी ने 1870 यानी कि 1870 के दशक तक भारत में डिब्बों में भरकर केरोसिन का आयात शुरू कर दिया था। शुरुआत में जब दुनिया में क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता था तो पेट्रोल को एक व्यर्थ उप उत्पाद यानी कि बेस्ट बाय प्रोडक्ट मानकर फेंक दिया जाता था, क्योंकि तब गाड़ियां थी ही नहीं। भारत में 1890 के दशक में उत्तरार्ध में पहली बार कुछ विदेशी कारें आयात की गईं, जिनके साथ ही बोतल और डिब्बों में सीलबंद पेट्रोल का आयात शुरू हुआ। तब से यह इतिहास रहा है और उसके बाद से लगातार ये कोशिश की गई कि आखिर स्थिति परिस्थिति क्या होती है, लेकिन ये बात सही है कि भारत ऊर्जा के दबाव में है, ईंधन के दबाव में है और यही कारण है कि तमाम सारी परिस्थितियों के मद्देनज़र सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस दबाव से बचा जा सके, उसके लिए विकल्प तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस जल्दबाजी में और इस दबाव में ये ना हो कि इस देश की करोड़ों आबादी पर आर्थिक बोझ आ जाए।
उनकी गाड़ियां खराब हो जाएं, उनकी गाड़ियों के इंजन खराब हो जाएं और सरकार जिस तरीके से इथेनॉल को कंपलसरी कर रही है, मुझे लगता है कि उसको ऐच्छिक करना चाहिए, उसे विकल्प देना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को 30% इथेनॉल कंपलसरी करने जा रहे हैं, 20% कर दिया है, तो उनकी गाड़ियों की सेहत का जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपको यह भी बता दूं कि बहुत सारी ऐसी बीमा कंपनियां हैं जो बीमा करने में भी हिचकिचाएंगी अगर आपने 30% कंपलसरी कर दिया तो। संस्कृत में यह कहा गया है कि परिवर्तनस्य नियम जगतः आधारा कृषि च देशस्य प्राणम, अर्थात परिवर्तन ही संसार का नियम है और आधार है। जब देश की प्रगति का पहिया हमारे खेत और किसानों के पसीने से घूमेगा, तब प्रकृति भी मुस्कुराएगी और राष्ट्र भी सर्वशक्तिमान होगा। इंतजार इसका होगा कि जो नया प्रयास किया जा रहा है वो कितना सफल होता है, कितना नहीं। समझिए.com में इतना ही। नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय चने का असली स्वाद MDH चना मसाला।